साथी नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक टैक्स पत्रिका और एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। करीब 11 राज्यों में हमारा गठन हो चुका है और उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो जीएसटी के अंतर्गत विशेषकर जो कमियाँ रह गई हैं, ये जिनमें सुधार की आवश्यकता है, उस पर हम मुद्दे उठाते हैं। और इसी मुद्दे उठाने के साथ ही मैंने आपको पिछली बार आपको ध्यान होगा, मैंने एक्स पार्टी केसेस पे और लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 के बारे में आपको पिछली दिनों वीडियो अपलोड की थी, जिसको काफ़ी संख्या में आप लोगों ने देखा और मुझे सराहना भी की आप लोगों ने, थैंक्स भी कहा। लेकिन इसी दौरान हमें अवसर मिला अपनी बात ऊंचों तक पहुंचाने में। ऊपर तक मतलब जो उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, उसके मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी, और उनके नेतृत्व में उनके विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष हैं श्री सुनील जे सिंघी साहब। तो उनसे हमें भेंट करने का अवसर मिला और कल यानी 7 जुलाई को प्रातः 12 बजे उनके कक्ष में उनसे वार्ता हुई और अपना पक्ष रखा। मेरे साथ भोपाल से जो हमारी जो एसोसिएशन के एमपी चैप्टर हैं भोपाल के, इसमें अध्यक्ष भोपाल से हैं श्री आयुष दयाल जी, एडवोकेट आयुष दयाल, जो एमपी चैप्टर के अध्यक्ष हैं। राजस्थान चैप्टर के महामंत्री हैं श्री गंगानगर राजस्थान से श्री दीपक सिंघल जी, और दिल्ली स्टेट के मेंबर हैं एडवोकेट तरुण गुप्ता जी। मैं स्वयं था ही इसमें। हम चारों जनों ने माननीय चेयरमैन सिंघी साहब के समक्ष अपना पक्ष रखा। और साथियों, सबसे पहले वार्ता हुई एक्स पार्टी केसेस की जो व्यवस्था जीएसटी में बिल्कुल नकार दी गई है। तो आपको ध्यान होगा कि सेल टैक्स में भी एक्स पार्टी केसेस को रीओपन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यवस्था थी, और जो वेट एक्ट था उसमें भी व्यवस्था थी। लेकिन जीएसटी एक्ट में एक्स पार्टी के लिए सारी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। मान लो जब एक पक्षी कार्रवाई को हो जाती है, उसमें डीलर को कोई भी सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा, न मिलता है, और ना ही रजिस्ट्रेशन केस की व्यवस्था कोई है। तो हमने पूरी तरह से उनके सामने अपना पक्ष रखा। इस पक्ष से सहमत भी हुए वो, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बारे में जो अथॉरिटीज़ हैं जब वो कर सकते हैं वो करेंगे। इसके साथ ही लिमिटेशन एक्ट के बारे में थोड़ा वो हिचकिचाए, चर्चा करी कि लिमिटेशन एक्ट की आवश्यकता क्या है। तो उनको जब विस्तार से बताया गया कि हर एक्ट के अंदर लिमिटेशन एक्ट प्रभावी है, कि भारत में एक लिमिटेशन एक्ट 1963 तत्कालीन सरकार ने लागू किया था, जो विभिन्न एक्ट में वो प्रभावी है, समाहित है, लेकिन जीएसटी एक्ट में नहीं है। तो उस बारे में भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम विचार करेंगे इस बात पे, और इसको भी अगर आवश्यकता है या मतलब बहुत ज़रूरी है तो इसको भी, इस प्रस्ताव को भी रिकमेंड करेंगे। इसके साथ हमारी चर्चा हुई खुदरा व्यापारी की बारे में। ये खुदरा व्यापारी हमारे देश में जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में शामिल हैं, संगठित क्षेत्र में नहीं हैं। और जो खुदरा व्यापारी ये शहरों में तो व्यापार कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, लेकिन गांव में, सुदूर क्षेत्रों में, बड़े बड़े जो बीहड़ गांव हैं जहाँ पे अप्रोचिंग नहीं है आज के ज़माने में भी, जहाँ पे सड़कें इतनी निर्माण हो चुकी है और 2-3 हज़ार या 1500 जनसंख्या का गाँव है, वहाँ पे खुदरा व्यापारी बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई सरकार की ओर से संरक्षण, सुरक्षा और मोटिवेशन नहीं है। तो चर्चा हुई इस बारे में। उन्होंने पूछा भी कितने खुदरा व्यापारी का आप एक्सपेक्ट करते हो भारत में। मैंने कहा 8 करोड़ से ऊपर अधिक 8 खुदरा व्यापारी काम कर रहे हैं। और विशेष बात ये रही थी कि जब 2020 में और 2021 में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, तो ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को भुखमरी के दौर से बचाने में सबसे बड़ी भूमिका खुदरा व्यापारियों की थी। तो ये भी फैक्ट है कि खुदरा व्यापारी जो छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा खुदरा व्यापारी हो, वो व्यापारी 3 परिवारों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है आज के दौर में, कम से कम 3 परिवारों को। चर्चा इस बात पे हुई
कि व्यापारी, एडवोकेट्स और सीए तीनों एक आपस में एक ऐसा जुड़ाव है आपस में कि इनके बिना तीनों अधूरे हैं, क्योंकि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स को भी मेंटेन कराता है, उसका ऑडिट भी करता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग करता है, लेकिन हमारे एडवोकेट्स भाई व्यापारियों को विधिक मार्गदर्शन करते हैं और टैक्स देने में करदाता का प्रमुख भूमिका है। हमने साफ रखा इस बात पे कि जीएसटी में जो करदाता को परिभाषा की गई है रजिस्टर्ड डीलर के बारे में, लेकिन ये परिभाषा गलत है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है उसमें जो दुकानदार है, जो खुदरा व्यापारी है या जो लोकल दुकानदार है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कंज्यूमर से टैक्स वसूलता है और सरकारी कोष में जमा कराता है। तो इन फैक्ट दे आर नॉट टैक्स पेयर, दे आर टैक्स कलेक्टर। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में अपनी बात कही है, तो उन्होंने इस विषय पर रुचि दिखाई और मुझसे इस बात पर एक प्रस्ताव मांगा है कि हम किस तरह से संगठित क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं और संगठित क्षेत्र में शामिल करके उनको किस तरह से लाभ दे सकते हैं। तो हमने प्रस्ताव रखा कि जो कंपोजिशन डीलर है वो भी खुदरा व्यापारी के शेप में है, क्योंकि उसमें लिमिट है 1.5 करोड़ की। अगर 1.5 करोड़ से नीचे व्यापार कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बिक्री पर 1% देना है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उसको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब जो परचेज किया उसने उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो जो परचेज पे जो टैक्स पे किया, जीएसटी पे किया, चाहे एसजीएसटी किया हो या सीजीएसटी किया हो, उसका बेनिफिट न मिलने के कारण वो पैसा, सीजीएसटी का पैसा, एसजीएसटी का पैसा सरकार पे रहता है। तो सरकार को इस प्रकार से 18% का कोई आइटम है और 1% सेल पे मिल गया तो 19% का बेनिफिट मिलता है। वो आईटीसी क्लेमेबल है नहीं उसके अंदर। लेकिन सरकार का जो एक मैकेनिज्म है, जीएसटी 4 के द्वारा उनसे एक एनुअल रिटर्न मांगा जाता है, CMP 0308 के द्वारा क्वार्टरली टैक्स जमा करा लिया जाता है। लेकिन कंपाइलेशन के लिए कहते हुए गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि साहब 30 जून तक जीएसटी 4 में आपको परचेज डिटेल डालनी है। तो हमने ये भी साथ कहा कि भाई जब व्यापारी को, कंपोजिशन डीलर को आईटीसी नहीं लेना है, उसको आईटीसी का लाभ नहीं मिलना है, तो जीएसटी 4 में परचेज की लिस्ट अपलोड करने का फ़ायदा क्या है। एक तरफ आप कहते हैं कि साहब कंपोजिशन डीलर के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिंपल टैक्स जमा कर दे CMP 08 से उसके फिर कहते हैं आप साहब एनुअल रिटर्न में आप सारी डिटेल अपलोड करिए। तो जो ऐसे रेगुलर में कर लीजिए ऐसे। तो हमने इस बारे में रखा है कि इसको आप वेव करिए परचेज लिस्ट को। परचेज लिस्ट के कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमें आईटीसी चाहिए नहीं। आपको 1% सेल दे रहा है, वो 1% टैक्स दे रहा है सेल पर, वो आप उसको जमा कराइए और उसको मोटिवेट करिए कि कैसे वो अपना 1% का टैक्स जमा कर रहा है वो हर क्वार्टरली बढ़ाए। सेल बढ़ाएगी तो बढ़ाए। तो सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे, सुरक्षा दे सरकार, और उसको मोटिवेट करें। तो इसके लिए हमने बहुत अच्छी स्कीम उनको दी है, उनको बहुत पसंद आई है कि जो खुदरा व्यापारी है जो 1% जमा कर रहा है उसमें थोड़ा भाग व्यापारी से लिया जाए और बाकी इस भाग गवर्नमेंट दे। और उस प्रीमियम, जो प्रीमियम बनेगा 1% के अंदर जो प्रीमियम बनेगा, दोनों का पार्ट मिला करके उसका एक मेडिक्लेम पॉलिसी खुदरा व्यापारी को भी प्रोवाइड करे। इसी प्रकार से क्योंकि टैक्स जो एडवोकेट है या टैक्स सीए है वो भी टैक्स जनरेटर की भूमिका निभाता है, उसकी प्रेरणा से टैक्स जमा होता है, तो उसको भी इस तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमने दोनों प्रस्ताव रखे उनके सामने। और चूँकि व्यापार कल्याण बोर्ड है तो वो मैं समझता हूँ कि व्यापारियों के लिए पहले वो काम करेंगे, ये मेरा विचार है अपना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी सरकार इस ओर ध्यान देने जा रही है और व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और जो प्रोफेशनल्स के लिए जो मेडिक्लेम वाली पॉलिसी हमारे उसमें प्रयास चल रहा है, हम सक्षम अधिकारी सामने रख चुके हैं, अपना उसका फॉलोअप करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये मेरा पक्ष रखा था, क्योंकि ये वीडियो मैं मोबाइल से अपलोड करूँगा तो मैं फोटोग्राफ से अपलोड नहीं कर पाऊँगा। इसमें मुझे वो टेक्नोलॉजी आती नहीं है, सीख रहा हूँ।
तो वैसे वे कल मैंने ग्रुप में भी डाला था फ़ोटो वगैरह सब। बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई, चर्चा हुई और बहुत ही मैं उत्साहित हूँ इस पर चर्चा के बाद कि सरकार हमारी ओर ध्यान देगी, जो खुदरा व्यापारी हैं उनको ध्यान देगी और संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। लेकिन अनुरोध है कि पूरी वीडियो आपने देख ली होगी तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी हो वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।